Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal Metric College of Nursing and Allied Health Science, Dirapur, Wadai. Today we will discuss another unit, and I think this is the unit number 2. And unit number 2 है ना? Yes, sir. Okay. Health assessment 2, and it's about a mental status examination. ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम में हमारी जो मेन फोकस होंगे वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर होंगी, और इसके अलावा जो हमारे पास नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, जो डिफरेंट रिफ्लेक्सेस है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज. सही है. सो फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर. ये बहुत ज़्यादा अगर हम बाकी सिस्टम की बात करें तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले सिस्टम है, ठीक है, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ईजी वे से हम उसको समझ सके. सही है. और मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे. कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सेंसरी नर्व्स चेक करने हैं तो किस तरह आप चेक कर सकते हैं. हमारे पास जो जितनी भी क्रीनियल नर्व्स है उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास पेशेंट आ जाए. ठीक है. और मोस्टली जब हम काम करते हैं ना, और वो मतलब नर्सेज जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इसके साथ, इस सिस्टम के साथ उसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं ना, ज़्यादातर इंसिडेंटल केसेस आते हैं, और जिसमें हम पेशेंट की क्या चेक करते हैं, जीसीएस चेक करते हैं. ठीक है. और मतलब उसकी जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो करते हैं इसकी बेस पे, क्योंकि हेड इंजरी के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं. हम इंडिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि मतलब कब कब हम जो नर्वस सिस्टम है उसकी एग्जामिनेशन हम करेंगे. सही है. नॉर्मली रूटीन में तो हम नहीं करते, लेकिन नर्वस सिस्टम जो न्यूरो वार्ड है उसमें हम डेली बेस पे करते हैं, इमरजेंसी में हम डेली बेस पे करते हैं, और कुछ ऐसी और कंडीशन है जब पेशेंट उसके साथ आते हैं तो हम नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन करते हैं. तो इस सब को हम डिस्कस करेंगे आज. सही है. सो this is first we will see the objective. These are the objective which we will cover in the today lecture. First we will understand the anatomy and physiology of the nervous system. कि nervous system की anatomy और physiology क्या है. सही है. दगा बिलाल अगर दगरा और वर्ष the pointer. ठीक है. अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है. जिस तरह आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन की बात करेंगे. अगर ब्रेन है तो ब्रेन के अगर हम डिवाइड करेंगे पार्ट में कि हमारे पास जो है फोर ब्रेन जो ब्रेन है या मेड ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एनाटॉमी है. और फिर अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी फिजियोलॉजी. फिर क्या है, परफॉर्म द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. ठीक है, कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, और हम प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे टुडे. सही है. फिर क्या है, असेस क्लिनिकल नर्व्स, सेंसरी, मोटर फंक्शन एंड. देख जितने भी हमारे पास नर्व्स है ना, दो में उसको हमने डिवाइड किए, बल्कि 3 टाइप आप उसको कह सकते हैं. एक हमारे पास सेंसरी नर्व्स होंगे, एक हमारे पास मोटर होंगे, और कुछ नर्व्स ऐसे होंगे जो बोथ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको मैक्स कहते हैं. हमारे पास क्रीनियल नर्व्स, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक है एज कम्पेयर टू अदर. तो कौन कौन से हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे. सही है. लेट्स द चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजिंग प्रोसेस. ठीक है. एजिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ जो है ना, ये नर्वस सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं. अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो उसमें डायमेंशिया, एमेंशिया, इस टाइप की डिजीज बहुत ज़्यादा होते हैं. मेमोरी जो है वो वीक हो जाते हैं. सही है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम. एनएस जो है ना, नर्वस सिस्टम, उसको हम डिवाइड करते हैं ब्रॉडली 2 टाइप में. कितने में? 2 में. एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से ऑर्गन पे मुश्तमिल है? एक इसमें हमारे पास ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड है. फिर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सही है. दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अलावा है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसको अगेन 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है
इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसके टू टाइप्स फर्दर है, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिस्कस करते हैं। और फिर जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसको फिर हम जो नर्व्स है उस पर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसमें हमारे पास सेंसरी नर्व्स है एंड मोटर नर्व्स है। ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि एक हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक। जब फाइट या फ्लाइट टाइप की सिचुएशन हो तो उस टाइप जो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं उसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके होंगे या अभी आप लोग पढ़ेंगे जो एडिनर्जिक हाँ, इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है जो एड्रिनल ग्लैंड्स को रिलीज करते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं आपकी जो बीटा रिसेप्टर है या अल्फा रिसेप्टर है, और जब बीटा और अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऑलमोस्ट जितने भी आपके वाइटल साइन की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है हार्ट में, कि वहाँ पे जो कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं जब कार्डिक, क्योंकि वहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर है। बीटा 1 रिसेप्टर जब एपिनेफ्रिन यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जिस तरह हमने अभी वाजिद को यहाँ पे बुलाया था तो ही वाज इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो उसी टाइम उसकी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। जब वो रिलीज हो जाते हैं तो जहाँ पे भी आपको बीटा रिसेप्टर या अल्फा रिसेप्टर मिलेंगे तो वहाँ पे वो एक्ट करेंगे। ठीक है, तो बीटा 1 रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर जहाँ पे भी स्टिमुलेट होते हैं तो रिलैक्सेशन हो जाते हैं। तो मतलब कार्डिक में बीटा 1 है, बीटा 1 स्टिमुलेट होगी तो कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होंगे, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होंगे तो बीपी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो मतलब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी बीपी क्या होंगी, इंक्रीज, हार्ट रेट क्या होंगे, इंक्रीज, ब्रीथिंग हम क्या जो हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, रेस्पायरेशन, वो रेट क्या होंगे, ज्यादा। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि लंग्स में कौन से रिसेप्टर है, बीटा 2, और जब बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ब्रोंकाई क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो उसको ज्यादा एयर की जरूरत होती है, तो इसलिए हम ज्यादा जल्दी जल्दी और वो सांस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है नर्वस साइंस सिम्टम, इसके अलावा क्या हो जाता है इसमें, स्वेटिंग, स्वेटिंग हो जाते हैं, लेकिन ड्राई माउथ हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर स्वेटिंग परस्पिरेशन हो रहा है तो हमारे पास डेफिनेटली तो इतने स्वेटिंग तो नहीं हो रही है कि मतलब उससे ड्राई माउथ हो जाए। ठीक है, सिंपली ये है ना कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, एंजाइटी वाली सिचुएशन हो, फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होंगे। जब स्लीप या रिलैक्स टाइप सिचुएशन हो, रेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होंगे। ठीक है, और इसके न्यूरॉन्स की भी हम बात करेंगे कि कौन से प्री गैंग्लियन लेंथे हैं और कौन से पोस्ट गैंग्लियन लेंथे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, ए या ई, ए पेरेंट, क्यों, क्योंकि ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से मैसेज को लेकर आते हैं ब्रेन में, तो ये ब्रेन में एंटर्स होते हैं ना, तो इसलिए उसको कहते हैं ए पेरेंट। और ये जो दूसरा है ई पेरेंट, उसको ई पेरेंट क्यों कहते हैं, मोटर, हाँ, वो ब्रेन से निकलते हैं और बॉडी को लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी जगह पे आपको मतलब आप इंजरी होते हैं ना, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके टर्म इंजर हो जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को ले जाता है सेंसरी नर्व्स। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, जो डिटेक्शन किया है, जो इंजरी हो कि इंजरी हो गई है, पेन हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो लेकर जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, वो हमारे पास मेडुला इसे प्रोसेस करता है, हाँ, ये सर मतलब कॉर्टेक्स है, वहां पर डिसीजन लेते हैं और मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जो है ना इफेक्टर को पहुंचते हैं, जैसा जब एक्ट करना है।
सही, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टुडे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, असेसमेंट है, आल्सो कॉल्ड अ न्यूरो एग्जाम भी उसको कहते हैं, इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ द टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं उसमें? Yes, sir. वो जिसमें something more. बिल्कुल, ईईजी भी हम कर सकते हैं उसमें, सीटी स्कैन भी हम कर सकते हैं उसमें, एमआरआई भी हम कर सकते हैं इसमें, एक्सरेज भी कर सकते हैं हम उसमें। इसके अलावा हमारे पास जो बैलेंस के लिए हमारे पास टेस्ट हैं, ग्रेफ हेस्टेक्सिया है, स्टेरोजेनोसिस है, तो ये सारे टेस्ट हैं, हम आगे जो है डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, इट मे बी परफॉर्म विद इंस्ट्रूमेंट सच एज लाइट रिफ्लेक्स ह्यूमर जो हमारे पास होते हैं, यूजुअली डज नॉट कॉज एनी पेन टू द पेशेंट। जितने भी ये टेस्ट हम करते हैं ना, जिस तरह हमने अभी बात करी ग्रेफ हेस्टेक्सिया की, स्टेरोजेनोसिस के, ठीक है, रोमब्रग टेस्ट है, ये सारी जितनी भी टेस्ट हैं, दीज आर द पेनलेस। इसमें ये नहीं है कि पेशेंट को उससे कोई पेन होंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दिस इज द शॉर्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज रिसेंटली यू हैव स्टडीज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन, सो दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग द हेल्थ असेसमेंट। तो हमारी फोकस होंगे कि किस तरह हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को असेस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं आए, देख, जब तक आपको किसी चीज़ की नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता नहीं है तो आप एबनॉर्मल नहीं बता सकते। सही है, डिजीज बहुत ईजी है इफ़ यू नो अबाउट द हेल्थ। ठीक है, अगर आपको पता है कि किडनी की नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो अगर वो फंक्शन नहीं कर रहे हो तो इट्स मीन दिस इज डिजीज। ठीक है, दिस इज द एबनॉर्मेलिटीज। सही, अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पता है, अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा या कम है तो इट्स मीन दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता नहीं है, सो देन यू विल नॉट बी एबल टू assess the abnormalities। ठीक है, so the motor and sensory cortex of the associations area such as, देख इसको डिवाइड किया है, ये हमारे पास कौन सा लोब है? पेराइटल लोब साइड। ठीक है, आपको तो बोन का पता है ना, ये कौन सा बोन है? फ्रंटल। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? इसके हिसाब से इसको डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, कि हमारे पास फ्रंटल लोब है, ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब है, और ये हमारे पास पेराइटल लोब है। तो लोब्स को याद करने के लिए अगर आपको स्केल की बोन्स का पता है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिमेंबर इजीली। ओके, सो द फर्स्ट वन, ये आगे स्लाइड में डिटेल से है, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि मतलब अगर आपके पास जो पेराइटल लोब्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? सेंसरी कॉर्टेक्स। सेंसरी कॉर्टेक्स का मतलब क्या है? मतलब जब भी आप कोई चीज को सेंस करते हैं आपके नर्व्स, तो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? सेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जांपल आप किसी के स्किन को टच करते हो ना, आपको लगता है कि हॉट है या कोल्ड है, तो दिस इज सेंसेशन, ये कहाँ पे जाते हैं? सेंसरी कॉर्टेक्स पे, ये इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी चीज को देखते हैं, कोई पिक्चर है या कोई लड़की है या कोई लड़का है, आप उसको देखते हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाते हैं? विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, मतलब यह है कि थ्रू पल्पेशन आप किसी चीज को टच करते हो तो उसके सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, लेकिन आप थ्रू आईज जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वह कहाँ पे जाते हैं? विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, आप जब कोई चीज सुनते हैं, अच्छा, विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे है? ऑक्सीपिटल लोब पे। ठीक है, और आपको पता है कि जो राइट साइड है इट कंट्रोल द लेफ्ट साइड एंड द लेफ्ट साइड कंट्रोल द राइट आईज। ठीक है, ऑपोजिट। तो अगर आपकी राइट आईज में कोई डिफेक्ट है तो इट्स मीन के प्रॉब्लम कहाँ पे है? लेफ्ट में। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीपिटल में एक और भी है, उसको हम क्या कहते हैं? जब आप कोई चीज सुनते हैं, ठीक है, जब अभी लेक्चर ले रहा हूं ना, आप जो मुझे देख रहे हैं ये कहाँ पे जाते हैं? विजुअल कॉर्टेक्स में। लेकिन जो मैं कह रहा हूं और आप उसको सुन रहे हो, कहाँ पे जाते हैं? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और वो कहाँ पे है? ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है, अच्छा, इसके एक और भी काम है कि ये बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। सही है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक जब आप किसी चीज को स्मेल के थ्रू आप सेंस करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? जी,
ऑल्फैक्टरी। सही है। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सही है। आंसर मैं एंड में दूंगा, एंड में मैं आंसर दूंगा। अभी आप लोगों ने अपने अपने पास लिखने हैं। आज सबके पास पेज है, पेज निकाले सब, शाबाश। ठीक है, आंसर मैं दूंगा, आप पूछेंगे एट द एंड। जिसने भी सही आंसर दे दिया, जिसने भी सही आंसर दे दिया, 5000 मेरी तरफ से उनके लिए प्राइस होंगे। ठीक है, 5000 प्राइस, और अभी दूंगा, अभी, ये नहीं है कि मिल जाएगा। सही है। जिसने भी करेक्ट आंसर एंड में दी, अगर नहीं तो फिर आप मुझसे पूछोगे। अच्छा, आप मुझे जो है ना तीन ऐसे साउंड जो अभी इस टाइम आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, वो लिख दें। चाहे वो मेरे जो चलने के जो शूज़ है उसके साउंड है, या फॉर एग्जांपल इसके साउंड है, या बाहर कोई साउंड है, जिस तरह बॉल पॉइंट से वो कुछ कर रहे हैं वो साउंड है। तीन ऐसे साउंड जो आपको सुनाई दे रहे हैं, खामोशी से उसको सुन लें, ओनली इन 30 सेकंड, और आप लिख दें वो तीन साउंड जो आपको सुनाई दे रहे हैं। नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, लिखने हैं, आपने अपनी लिखने हैं, जो जिसको जो भी सुनाई दे रहा है इस टाइम, 3 साउंड लिखने हैं। लिख दिया? टाइम इज ऑफ। दूसरा क्वेश्चन, 3 ऐसे कलर इस रूम के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे, इधर उधर देख, जहां भी देखना है, सामने भी देख, बोर्ड पे भी देख, छत पे भी देख, 3 ऐसे कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो लिख दे, हर एक लिख दे। 3 ऐसे कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लिख दें। लिख दिया? 3 ऐसे, मतलब स्मेल जो आपको सेंस कर रहे हो ना कि इस चीज की खुशबू है। 3, जल्दी जल्दी डीप डीप सांस ले लें, डीप डीप सांस ले लें, शाबाश, सेंस कर लें, सेंस कर लें, कोशिश करें जल्दी। 3, 3 ना, अभी चेंज है ये, अभी रियल ये चेंज है, उससे चेंज है, उससे चेंज है, ये इसके साथ रिलेटेड है, वो कुछ और था जी। जो तो की स्मेल तो होगी किसी की। लिख दिया? ठीक है, जब ये सिस्टम आप पढ़ेंगे ना, इस सिस्टम को अपने गौर से अभी देखना है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस आज के लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीनों आंसर इसमें मिल जाएंगे। कौन सी स्लाइड पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, कौन उसको पैक कर रहा है, कौन उसको पैक नहीं कर रहा, ये तीनों आंसर मैंने इसके अंदर फिट किया हुआ है। ठीक है, जिसने भी उसको ढूंढना, जिसको भी वो समझ आ गए, तो मैंने कह दिया मैं अपनी प्रॉमिस के मुताबिक उसको 5000 जो प्राइस है उसको दे दूंगा। सिर्फ एक स्लाइड में है? नहीं नहीं, जहां भी है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछ ले हैं, वो तीनों के आंसर इसमें आपको मिलेंगे। सही है, आप उसको अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे है, आपके पास ऑलरेडी आंसर है, उसको टेक करना है। ठीक है, हाँ, अगर 50 से ज्यादा किसी ने क्वेश्चन दी तो उसको फिर मिलेंगे उस हिसाब से। अगर हाफ उसने दी तो उसको हाफ प्राइस मिलेंगे, यानी 2500। सही है, तो पैक करना आपका काम है। परसेप्शन की अकॉर्डिंग से कि नहीं, ये तो मैं बता दूंगा, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। सही है, यहां तक समझ आ गई? तो हम बात कर रहे थे कौन से का टैक्स की, ऑल्फैक्टरी। तो उसमें किस चीज की बात होगी, स्मेल की। जिस तरह मैंने क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है कि आपकी माइंड वहां पे क्लियर हो जाए। सही है, अच्छा वो कहाँ पे है? ये सर वो फ्रंट टेक्स्ट में है। ठीक है, गेस्चर जो, यस सर। ठीक है, और मोटर का टैक्स कहाँ पे है? फ्रंटल पे। सेंसरी कहाँ पे था? यस सर, पेराइटल पे। और मोटर कहाँ पे है? फ्रंटल। एक बात याद रखिए, जितने भी एग्जेक्टिव फंक्शन है, वो कहाँ पे परफॉर्म होंगे? फ्रंटल में। ठीक है, जितने भी एग्जेक्टिव
फंक्शन होंगे वो कहाँ पे परफॉर्म होंगे, फ्रंटल में, ठीक है। तो आपने स्लाइड को भी देखना है और आपने आंसर को भी, ठीक है। 5000 किसको मिलेंगे आज, सही है। दिस इज इट वाज द एनाटॉमी एंड दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब अगर देख कौन कौन से काम करते हैं ये, ठीक है। ये विजुअल है, रीडिंग है, स्पीच है, मेमोरीज है, ईयर्स वाले है, ठीक है। कौन कौन सी मेमोरीज है ये सारी, तो एक और स्लाइड में हमने उसको बिल्कुल ब्रीफ, कंसाइज और सिंपल वे में हमने उसको डिफाइन किए हैं, तो उसको देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएंगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। हमने लोब्स की बात की। देख एक बात हमने ये कहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ पेराइटल लोब से, ऑक्सीपिटल लोब से, हमारे पास टेम्पोरल लोब से, हमारे पास और ठीक है, मतलब जितनी बोन्स है उसके मुताबिक है। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जितने भी एग्जेक्टिव फंक्शन है, जो 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 फ्रंटल लोब है, एग्जेक्टिव फंक्शन कौन कौन से, फॉर एग्जांपल थिंकिंग, आप जब थिंकिंग करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इमोशन है आपकी, बिहेवियर है, जितनी भी है आपकी पर्सनालिटी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे कंट्रोल होते हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज में अगर आएंगे कि जो एग्जेक्टिव फंक्शन है वो कंट्रोल करते हैं कौन से लोग, फ्रंटल लोब, ठीक है। इसके अलावा जो मोटर है, मोटर का मतलब क्या है, मोमेंट से निकला हुआ है। तो जितनी आप मोमेंट करते हैं ना उसको कौन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सेंसेशन कौन कंट्रोल करते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। सेंसेशन में कुछ भी हो सकता है कि अभी जो हम असेसमेंट में डिस्कस करेंगे ना कि कौन कौन से सुपरफिशियल सेंसेशन है, उसमें डीप है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ऑक्सीपिटल लोब का, जो पेराइटल का मेन काम क्या है, परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन मतलब जब आप किसी चीज़ को परसीव करते हो ना और उसको जो आप मीनिंग देते हो, ठीक है। पर आप जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन किया ना, तो किसी ने कहा कि ये तो पुराना गेम है जो हमारे साथ खेला जा रहा है, तो उसने आंसर भी नहीं लिखी, क्वेश्चन भी नहीं लिखी, ठीक है। अब मेरा जो परसेप्शन था वो कुछ अलग था, आप लोगों ने जो परसीव किया वो कुछ अलग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन, और ये आप लोग पेन में पढ़ चुके होंगे कि जैसे द इंडिविजुअल, हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं। मैं किसी चीज़ को पॉजिटिव परसीव कर रहा हूँ, मैं भी आप उसी चीज़ को नेगेटिव परसीव कर रहे हो, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो इसमें यही है कि आप उसको परसीव कर रहे हो, परसेप्शन एंड मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है। समझ आ रही है। तो हाँ, तो मतलब सिर्फ परसीव करना नहीं है, उसको रेस्पॉन्स भी करना है, ठीक है। ऑक्सीपिटल कौन सी चीज को, ये आपकी वेजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और वेजन के अलावा ये आपकी बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेडोला ओब्लांगेटा है नीचे, तो वो आपके रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करते हैं। मेडोला ओब्लांगेटा ब्रीथिंग और हार्ट रेट, जितनी भी मतलब रेस्पिरेशन है, ये सारे कंट्रोल करता है आपकी मेडोला ओब्लांगेटा, सही है। टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, ये मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपके टेम्पोरल लोब ठीक नहीं है तो आप किसी चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। या आपकी मेमोरी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और ये तो फ्रंटल की हमने बात की, क्लियर यहाँ तक। तो जितने भी एग्जेक्टिव है वो कौन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मोमेंट की तो वो कौन करेंगे, मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईयर है ना, यहाँ से आप सुनते हैं, यहाँ से, और यहाँ पे आप सेव करते हैं। मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ से आप जो है ना, देख आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब मैं आपके कान में चुपके से कोई बात कह रहा हूँ ना, तो मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का एक सेंसर लगा हुआ है, तो इसलिए आप समझ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये है प्रिपरेशन के लिए अगेंस्ट, जब भी आप यहाँ तक तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात हो रही थी। आप जब जा रहे हैं ना पेशेंट के पास, आप जा रहे हैं फॉर द हेल्थ असेसमेंट, उसके न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो एक है प्रिपरेशन वही पुरानी चीज़ें होंगी कि मतलब अगर आप वाइपर फार्मूला भी यूज़ करेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, कि वॉश योर हैंड, अपने हैंड को वॉश करने हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, परमिशन लेने हैं उससे, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसके प्रॉपर पोजीशन देने हैं, जो कंफर्टेबल पोजीशन हो उसमें बैठा देने हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको देना है, एक्सपोज वो एरिया सिर्फ एक्सपोज करना है जो यू आर गोइंग टू असेस, ठीक है। और इसमें एक्सपोज का मतलब ये भी है कि आपने वो क्वेश्चन पूछने हैं
यानी पेशेंट के माइंड को वो एरिया एक्सपोज करना है जो आपको चाहिए। Yes, sir. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल कहानियां भी उससे शुरू करें, सही है, चांस है बस चलो उससे पूछ लो, और राइट साइड अप्रोच है, सही है। इसके अलावा आपके पास इक्विपमेंट हो, अब जो भी सिस्टम, जिस सिस्टम की एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल आप कार्डिक सिस्टम की एग्जामिनेशन कर रहे हो और आपके पास बीपी सीट नहीं है, आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, तो आप कर पाओगे? नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आप नर्वस सिस्टम की कर रहे हैं तो आपके पास रिफ्लेक्स ह्यूमर हो जिससे आप करते हो, ठीक है, ट्यूनिंग फोक हो आपके पास, ठीक है, तो तब आप कर सकते हो। आपके पास पेन हो, आपके पास लाइट हो, आपके पास पेपर हो, ठीक है, जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे आपके पास हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद हो। तो इसमें भी यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। पेशेंट के पास आप जाओगे ना, तो पेशेंट सबसे पहले आपने क्या करना है कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगी, जब आप पेशेंट के पास जाओगे एंड यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि आप हो कौन। आप कोई तो किसी को ऐसी बात ही नहीं कह सकते ना जब तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप ना हो, सही है। फिर क्या करना है, एक्सप्लेन द एग्जामिनेशन, जिस तरह हमने बात की थी कि अपने प्रोसीजर को उसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बेचारा डर जाए कि मेरा नाम भी पूछ रहा है, मेरा घर का एड्रेस भी पूछ रहा है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी पूछ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, सही है। ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपने उसको देने हैं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन में आप क्या देख सकते हो उसको, Proper instructions, जी, sir. बताना है हाँ कि पोजीशन भी हो सकता है इसमें सर, जिस वजह से हमारे एग्जामिनेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं सर, उसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शन देना ठीक है, ये भी देना है। आप उसको ये भी बता सकते हो कि देख जहाँ पे आप मतलब फील करते हो कि यू नीड फॉर द आस्क अ क्वेश्चन, सो एनी टाइम यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर नहीं करने हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जब भी आप चाहे कि बस इतने, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता इंटरव्यू, तो डजेंट मैटर, आप वहाँ पे लीव कर सकते हो, क्लोज अप कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर क्या है, जितने भी रिक्वायरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं वो, फिर प्रॉपर एनवायरनमेंट, किस तरह प्रॉपर एनवायरनमेंट, इस तरह देख एनवायरनमेंट का एक इस टाइप के एनवायरनमेंट हो, अगर सर्दी है तो वहाँ पे ज़्यादा कोल्डनेस ना हो, गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा नॉइस ना हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस ना हो, लाइटिंग ऐसे लाइटिंग हो जो अगर आप किसी चीज़ को एग्जाम करते हो तो मतलब वो भी आपको दिखाई दे, और इतना हो भी नहीं कि उसके लिए फिर डिस्ट्रक्शन का बायस बने, इरिटेशन का, ठीक है, क्लियर। तो ये वाइपर फॉर्मूले में भी यही चीज है, सही है या नहीं है, श्योर। अच्छा, इंडिकेशन फॉर द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, यू नो, कि मतलब हम क्यों करते हैं, क्या हमारे पास टाइम ज़्यादा होते हैं या हम वैसे टाइम पास करने के लिए करते हैं, मतलब हम क्यों करते हैं, कब करेंगे। इंडिकेशन मीन्स व्हेन you will assess, you will do the examination if the person has any of the following complaint, any of the following, इसमें से जो भी कंप्लेंट पेशेंट को हो तो आपको उसकी असेसमेंट करनी चाहिए, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। सबसे पहले क्या है, हेडेक हो या वेजन में प्रॉब्लम हो, क्यों, क्योंकि वेजन कौन कंट्रोल करता है, आपके ऑक्सीपिटल लोब्स, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, तो इसलिए आपको उसका असेस करना है, हेडेक, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बता दें, ब्रेन में पेन रिसेप्टर है या नहीं है, हाँ हाँ हाँ, सीवियर हेडेक होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर कोई रिसेप्टर नहीं है, सही है। अच्छा, चेंज इन बिहेवियर, जब किसी के बिहेवियर में चेंज आते हैं, किस तरह चेंज आ सकते हैं बिहेवियर में, जी हाँ जी, देख फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है जो नॉर्मली उसकी बिहेवियर है कि टाइम पे उठना है, जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करते हैं, मतलब लोगों के साथ उठना बैठना सोशल इंटरेक्शन सब कुछ ठीक है, अचानक से वो आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं,
लोगों से इंटरेक्शन छोड़ देते हैं, ठीक है। बस आप उसको देखो तो लेथार्जिक, एनी टाइम वो स्लीपी आपको नज़र आएंगे, या तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे नॉर्मल से, या बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। सर्दी में जो है ना वो मतलब वैसे ही घूमेंगे, और गर्मियों में कोट वगैरह पहनेंगे, ठीक है। अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, मतलब उसकी जो रूल है, जो कम्युनिटी में, सोसाइटी में, वो उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो डेली एक्टिविटी है उसकी मतलब डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी बिहेवियर में चेंजेस है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एनी टाइम आप उससे बात नहीं कर सकते, बस मूड ऑफ है, मूड ये है, मूड वो है, एग्रेसिव फॉर्म में है, तो दिस इज़ बिहेवियर चेंज। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे है, एंजाइटी हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकते हैं, कुछ और चीज़ हो सकते हैं, तो आपने उसको असेस करना है, ठीक है। फटीग, वीकनेस, इसके लिए तो नॉर्मली खैर हम फटीग के लिए नहीं करते, अलबत्त वीकनेस के लिए करते हैं। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वीकनेस है, ठीक है, या एक साइड पे वीकनेस है, तो हम इसके सीटी स्कैन करवाते हैं ना, हो सकता है कि उसको स्ट्रोक हो, ठीक है। तो वीकनेस इज अनदर यू कैन से कि इंडिकेशन। चेंज इन बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमने कहा ना कि आपकी जो बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपके अगर उसमें प्रॉब्लम है तो एट्स मीन कि आप बैलेंस, उसमें अभी हम टेस्ट भी करेंगे ना, रूम ब्रेक टेस्ट, ठीक है। रूम ब्रेक टेस्ट हम क्यों करते हैं? बैलेंस के लिए करते हैं कि वो अपने बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो एट्स मीन कि न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है। नमनेस है अगर, या टेंगलिंग है कहीं पे भी आर्म या लेग्स में, डिक्रीज इन द मोमेंट ऑफ द आर्म और लेग्स, जिस तरह ये वीकनेस की तरह है। इंजरी टू द हेड, नेक और बैक, अगर इंजरी उसको हुई है तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। हाई ग्रेड फीवर, क्योंकि मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, ठीक है, या इंसेफेलाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा सीजर है, अगर ट्यूमर है, क्योंकि सीजर है क्या, सीजर इज द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ब्रेन, ठीक है। तो इसके लिए हम ईईजी करवाते हैं ना, तो हम इसके असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्यूमर है तो ट्रीमर है, ट्रीमर मीन्स जब आपके हाथ कांपते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डोपामीन उससे ज़्यादा उससे होते हैं। अगर स्पीच उसकी क्लियर नहीं है, शॉर्ट स्पीच है, तो इसमें भी हम करवा देते हैं, क्लियर। तो दीज आर द इंडिकेशन फॉर द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसमें जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है वी विल इंक्लूड, क्लियर। क्लियर और नॉट क्लियर? आपको पता है जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाई थी, 9 क्वेश्चन थी, उसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सही है। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा अटेंशन है इसकी तरफ तो होपफुली कि वो उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन आप मिस कर चुके हैं, स्टिल आपके पास 8 क्वेश्चन है, आप उसको मतलब ग्रेव कर सकते हो, सही है। इक्विपमेंट कौन सी चाहिए फॉर द असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए कौन सी इक्विपमेंट चाहिए? सेफ्टी फैन आपके पास हो, कार्टन हो, ट्यूनिंग फोक हो, रिफ्लेक्स ह्यूमर हो, फ्लैश लाइट हो, स्नेल चार्ट फॉर द आई एग्जामिनेशन, जो स्केल लैब में ये सारी चीज़ें मौजूद है, ग्लव्स हो, कॉपी, ठीक है, कॉपी भी होनी चाहिए, सही है। लेकिन उसको पिलाने के लिए आप अपने आप को नहीं, सही है। ये क्यों कॉपी क्यों चाहिए? परफ्यूम जो सोप है ये क्यों चाहिए? परसेप्शन को चेक करने के लिए। अभी हम वहां पे करेंगे, ठीक है, टेस्ट के लिए, सही है। अभी चाचा चाय लेकर आएंगे तो मैं कर लूंगा इसको इंशाल्लाह अपने आप पे, सही है, सही है। तो इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। ये सारे इक्विपमेंट आप लोग देख चुके हैं, अगर गलती से आप लोग स्केल लैब में जा चुके हो तो आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे, सही है। अच्छा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री की अगर इतने ज्यादा कहानियां आप याद नहीं कर सकते ना करें याद, ठीक है। जो हमने कहा था सिंपल फार्मूला वही आप अप्लाई करें, इट्स एनफ, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है ना, डजंट मैटर, सही है, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन होंगे। देख, अगर आप साइन सिम्टम की बात कर रहे हैं ना, चीफ कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर रेस्पिरेटरी है तो आप उसके रिलेटेड चीफ कंप्लेंट की बात करेंगे, अगर कार्डियोवास्कुलर है तो उसके मुताबिक करेंगे, अगर नर्वस सिस्टम की तो उसके मुताबिक करेंगे। एलर्जी की हमने बात की थी, मेडिकेशन हिस्ट्री की हमने बात की थी, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं ना जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्जून कहते हैं, क्या कहते हैं वो खा लेते हैं, या अगर फर्स्ट टाइम कोई भी एडिक्टिव कोई भी चीज़ ले लेते हैं, ठीक है,
तो ये हमारे पास एक एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ हमारे पास आते हैं, या बहुत ज़्यादा हंसते हैं, या बहुत ज़्यादा रोते हैं, या बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कभी गालियाँ देते हैं, ठीक है, अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। तो मेडिकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और क्या था, पास्ट हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, कि इससे पहले ये जो उसका बिहेवियर है इससे पहले कभी चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। इसके अलावा लास्ट इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट है ना, जिस तरह दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वो तो खुद कोई भी चीज़ न पीता है, न करता है, न वो खाता है, लेकिन दोस्तों ने कहा कि यार चलो एक दिन इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, खा लो, और बेनशे दिमाग खुद अखराई बस आगो चीज़ आइम नाटा गद्दा बस आगा वाखली ना, देन या दासी सिचुएशन, ठीक है। तो लास्ट जो इनटेक है या जो लास्ट इवेंट है उसके बारे में हम ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो फार्मूला याद है सिंपल, जो बाकी लेक्चर में हम डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर चुके हैं, सो इट्स एनफ। नहीं याद है तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या किया कि रिव्यू ऑफ अ मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग सिस्टम बाय सिस्टम इवैल्यूएशन द पार्ट ऑफ अ नर्सिंग हिस्ट्री। ये कहते हैं कि नर्सिंग हिस्ट्री जब कंप्रिहेंसिव नर्सिंग एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उसमें हम हेड टू जो सारे सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, बट द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ ट्रॉमा और फॉल दैट मे हैव इन्वॉल्व द हेड और स्पाइनल इंजरी, ठीक है। अगर कोई कहते हैं ना कि मुझे वर्टिगो है, चक्कर आ रही है मुझे, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप कभी गिरे तो नहीं हो आप, ठीक है, या आपकी हेड किसी चीज़ से ज़ोर से तो नहीं लगा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन हम उससे कहते हैं ना। या अगर उसको बैक एक है बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि बचपन में तो आप कभी ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप गिर गई थी या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हम लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉल। फिर क्या है, क्वेश्चन अबाउट द यूज़ ऑफ अल्कोहल, यानी एनी मेडिकेशन हो गई, अल्कोहल हो गई, जो मतलब कोई ऐसी ड्रग जो आपकी बिहेवियर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, हम उसके बारे में पूछ लेते हैं पेशेंट से, सही है। इसके अलावा कि मतलब जो प्रॉब्लम है उसको, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे उसको हेडेक है, चाहे उसको बैकएक है, चाहे उसको वेजन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे क्या पूछते हैं, आनसेट कब आया था ये, करेक्टर मतलब जो पेन है वो किस टाइप की पेन है, डल पेन है, बर्निंग पेन है, शार्प पेन है, ठीक है, सिवियरिटी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, लोकेशन कहाँ पे है, फ्रंट पे है, बैक पे है, टेम्पोरल साइड पे है, ठीक है, ड्यूरेशन जब ये पेन आते हैं तो कितने टाइम के लिए होता है, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट्स के लिए, कितने टाइम के लिए, फ्रीक्वेंसी कितने महीने में कितने बार ये पेन आपको फील होते हैं, हफ्ते में कितने बार, दिन में कितने बार, ठीक है। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम का मतलब ये है कि इसके अलावा ये हेडेक की वजह से आपको नाज़िया वोमिटिंग तो नहीं हो रही, इसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है, तो इसको कहते हैं साइन सिम्टम। इसके साथ ये हम पूछ लेते हैं। फिर क्या है, प्रिसिपिटेटिंग या एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, मतलब यह है कि कोई ऐसे मतलब किस वजह से ये जो आपको हेडेक है, फॉर एग्जांपल किस वजह से ये ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट कहते हैं कि जब लोग बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं तो मतलब ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, हेडेक इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। या जब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जब स्लीप मेरी पूरी नहीं होती इसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। या टाइम पे अगर मैं खाना अगर डिले कर लूँ तो उसकी वजह से भी मुझे हेडेक होते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर है। रिलीविंग ये है ना कि मतलब जब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ इससे मुझे आराम मिलते हैं, ठीक है। जब मैं एरेनेक टेबलेट खा लेता हूँ उससे मुझे आराम मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनी पूछनी है, क्योंकि इसको अपनी फिर एसोसिएट करने हैं एक दूसरे के साथ, सही है। देखिएगा मतलब पकड़ो और नेक्स्ट के बके क्लियर और नॉट क्लियर। अच्छा ये तो हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सिमिलर साइन सिम्टम अमंग द फैमिली मेंबर। ये जो आपको ये हेडेक और ये सारी चीजें हो रही है, आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है या डेफिनेटली, ओके। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज, जिस तरह हमने कहा ना, चेंज इन मूड, अटेंशन और स्पीच,
ठीक है, उसके मूड में कोई चेंज आते हैं। कुछ लोग होते हैं स्विंग मूड वाले, आपके सामने बहुत मतलब हैप्पी मूड में होंगे, अचानक उसकी मूड चेंज हो जाएगी, आप खुद सोचेंगे उसको क्या हुआ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना अटेंशन डेफिसिट के साथ, आप उसके साथ बात करोगे एंड हाँ आपने क्या कहा, ठीक है, उसके अटेंशन किसी और जगह होते हैं। ठीक है, और या उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम होते हैं, बात शुरू कर देते हैं लेकिन रोक रोक के ऐसा ऐसा लग रहा है आपको कि शायद वो किसी चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, यस, सो दिस वन। और क्या है, चेंज इन ओरिएंटेशन, मेमोरी एंड साइट और जजमेंट। चेंज इन मेमोरीज, ओरिएंटेशन, जीसीएस जिसमें हम चेक करते हैं कि आइदर द पेशेंट इंडिविजुअल इज अवेयर टू द टाइम, टू द पर्सन और टू द प्लेस। ये तीन चीजें हम पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है, ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है ये कौन है, ये आपका क्या लगता है, ये अभी इस टाइम आप कहाँ पे हो, ये मतलब अभी टाइम क्या हो रही है, दिन है या रात है। ठीक है, तो ये इसके बारे में। ठीक है, मेमोरी, इंसाइट और जजमेंट। जजमेंट और इंसाइट आगे हम चेक करेंगे डिटेल से कि हम किस तरह जजमेंट को चेक करते हैं। जजमेंट में मतलब जब आप चॉइस देते हैं दो चीज़ों के और फिर उसको आप कहते हैं कि उसमें से कौन सा ये ठीक है नहीं है। कभी कभार जो है ना हम उसको कहते हैं कि आप 100 से जो है ना उल्टा गिनती शुरू करें कि 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 2, 91 और 90। ठीक है, तो इस टाइप के अगर वो कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, अगर नहीं कर सकते तो एबनॉर्मल है। सही है, लेकिन इस क्लास पे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे एबनॉर्मल होंगे। सही है, तो ये सिचुएशन को भी देखना है। अगर बच्चा है और उस बेचारे को 10 से ज़्यादा है, उसको नंबर याद ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप 20 से जो है उल्टा गिनती शुरू करें, उसको 10 से ऊपर गिनती का पता नहीं है, तो आप आपने उसको भी देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ओल्ड एज वाला कोई हो जो कभी स्कूल नहीं गया और आप उसे कह रहे कि जेड से शुरू करे और ए पे जो है ना आपने खत्म करना है, वो बेचारा उसको जेड और वाई और एक्स का पता नहीं है, वो तो आप कहेंगे कि चलो उसको मार्क कर देंगे कि उसको तो प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो आपने इस चीजों को भी मैटर करना है। ठीक है, अच्छा, जनरलाइज कोई भी प्रॉक्सिमल या डिस्टल वीकनेस है। ठीक है, जनरलाइज प्रॉक्सिमल वीकनेस मतलब ये है कि आपकी जो सेंटर है उसकी, और डिस्टल ये है कि आपकी लेग्स में या आपकी आर्म्स में। ठीक है, कोई वीकनेस है, नमनेस। ठीक है, जो इंडिकेशन में हमने बात की वही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, सिंकोप और कॉन्शियसनेस में लॉस में इसमें क्या फर्क है? एक है कोमा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सिंकोप, क्या फर्क है? सर, गामा में हमारे साथ ऐसा होता है कि कंप्लीटली हम अनअवेयर होते हैं हर एक चीज से, जो भी हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन संकोच में हम कॉन्शियस देखते हैं लेकिन परसीव कर सकते हैं, अनकॉन्शियस देखते हैं लेकिन परसीव कर सकते हैं। जो स्कूल में अक्सर होते थे आपको असेंबली के दौरान। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। सीजर क्या है? फेट्स, फेट्स पुख्तों की होता है चप्पा, झटका। ठीक है, हेडेक, हाँ, डिलीरियम, डिमेंशिया, मेमोरी डिसऑर्डर है, ये दोनों मेमोरी डिसऑर्डर हैं। ये एजिंग के साथ ज्यादा होते हैं। हेडेक, सर दर्द, डेजीनेस और वर्टिगो, चक्कर आना। ठीक है, और ट्रेमर, इनवॉलंटरी मोमेंट को ट्रेमर कहते हैं। टेक्निक कौन से हम इंप्लीमेंट करते हैं उसमें? इंस्पेक्शन और पल्पेशन, ये दो इसमें ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि हम पल्पेशन का क्या है, परकशन करते नहीं है। आप ब्रेन के कौन से साउंड है जो आप परकस करके सुनोगे? ठीक है, और ना हम उसमें अस्कल्टेशन करते हैं उसमें। हाँ, इस सिस्टम में दूसरी चीजों के साथ हम करते हैं, जिस तरह बीपी है हम देखते हैं, हार्ट रेट को हम देखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी हेडेक की चीजें होती है। लेकिन इसमें हमारी फोकस दो चीजों के ऊपर होगी, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन के ऊपर। क्लियर? अच्छा, और क्या है? वेयरएस टूल्स, हाँ, टूल्स, ये तो मतलब आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, जो पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास पेन लाइट हो, ग्लव्स हो, कार्टन हो, शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, ये सारी चीज़ें। ये चार्ट, सेनेलियन चार्ट की हमने बात की, या जो रोजेनबम कार्ड है, ये दोनों यूज़ होता है फॉर द आई एग्जामिनेशन के लिए, और दोनों हमारे पास के लैब में मौजूद है। ठीक है, और जनरल सर्वे एंड हेड टू एग्जामिनेशन भी हम उसमें करते हैं। ठीक है, क्लियर?
डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है, कौन कौन से ऐसे एरिया है जिसको हम असेस करेंगे इसमें। सो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड कैन नॉट बी एग्जामिन डायरेक्टली एज अदर बॉडी सिस्टम, क्योंकि देख हम ब्रेन को डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह हम बाकी पार्ट को करते हैं तो हम ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, बल्कि कुछ और ऐसे सिचुएशन होगी, पार्ट्स होगी जो इंडिकेशन देंगे हमें। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन दैट असेस द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट कंट्रोल, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एग्जामिनेशन। तो एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, दिस इज द डायरेक्ट एग्जामिनेशन और इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन। सो दिस इज द इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन। क्लियर? कौन कौन से कंपोनेंट को हम कवर करेंगे? मेंटल स्टेटस, क्रीनियल नर्व्स, मोटर सिस्टम, सेंसरी एंड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे एक एक को। अच्छा, जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है इसकी वही कंपोनेंट्स की बात हो रही है। कौन कौन कंपोनेंट्स है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की? मेंटल स्टेटस है, क्रीनियल नर्व्स है, सेंसरी है, मोटर से और रिफ्लेक्सेस है। सो दीज 5 आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूरोलॉजिकल की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो उसके क्या मतलब, कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में इंक्लूड है? कौन कौन से हैं? कॉन्शियसनेस और ओरिएंटेशन, क्या आया पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? पेशेंट ओरिएंटेड है? देख, ओरिएंटेशन और कॉन्शियस में फर्क क्या है? कॉन्शियस का मतलब ये है ना कि जिस तो को हम कहते हैं बेहोश, अनकॉन्शियस। ओरिएंटेशन मतलब कंफ्यूज होता है, वो सही किसी चीज को वो सही ओरिएंट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब नहीं है कि हम चेक करते हैं कि वो पुश्तो बोलता है, उर्दू बोलता है या इंग्लिश बोलते हैं, उसकी स्पीच को हम चेक करते हैं, ठीक है, सही है। मूड एंड इफेक्ट, मूड और इफेक्ट में क्या है डिफरेंस? Mood, appearance, the way that he's talking, and the effect is something the way that he's reflecting. Yeah, some you know, and Up to a level. I make it. a little bit, not completely. You explain it, but it's you try well. Appreciate it. Okay. मेमोरी क्या है आपको पता है? कैलकुलेशन स्केल, ठीक है। कैलकुलेशन स्केल में डिफरेंस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम उसको देते हैं कि 3 + 2 = 5, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने उसको ये नंबर और ये गैर चीजें, ठीक है। आगे ये एक कंपोनेंट को अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो दैट्स व्हाई स्लाइड में मैं ज्यादा फोकस इसीलिए नहीं दे रहा कि दिस इज माय वीक पॉइंट, कि मैं यहाँ पे भी उस पर टाइम लगाता और बाद में फिर उस पर दोबारा टाइम लगाता है, तो रिपीटेशन आ जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है या जजमेंट है, और थॉट प्रोसेस या परसेप्शन, तो इसको हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। तो एमसीक्यूज आप जितने भी पास पेपर भी देखोगे तो उसमें जो एमसीक्यूज होता है वो होता है कि which of the following या all of the following चिरे का नाम क्या कहते हैं उसको, कि these are the component of the mental status examination except one, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें 3 डी होते हैं और एक उसमें नहीं होते। जो नहीं है तो आपने उसको मार्क करने हैं। इसके फार्मूले हैं, आई विल शेयर विद यू, ठीक है, कि कौन कौन से न्यूमेरिक पे आप उसको याद कर सकते हैं, सही है। अच्छा, और कौन कंपोनेंट में हमारे पास क्या है? अपीयरेंस एंड बिहेवियर है, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज है, मूड, थॉट एंड परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। अपीयरेंस एंड बिहेवियर, इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट अलर्ट है। अलर्ट का मतलब क्या है? जिस तरह अभी आप लोग हो, मैं हूं, दिस इज अलर्ट, ठीक है। या पेशेंट क्या है? लेथार्जिक। लेथार्जिक जो डिहाइड्रेशन में अक्सर पेशेंट होते हैं ना, बहुत ज्यादा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेहाल, मतलब वो कहते हैं कि बस मुझे लेटने दो, ठीक है। या अपटेंस मतलब क्या है उसका? या स्ट्यूपर,
देख स्टूपर ऑप्टेन कॉमा ये सारी कॉन्शियस से रिलेटेड है, लेकिन जो कॉमा है ना, कॉमा इसमें डीपली एक फॉर द लॉन्ग टाइम यू विल नॉट बी अवेयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। स्टॉपर जो है ना, स्टॉपर ये इस तरह के होते हैं ना कि मतलब आप जैसे उसको पेन या कुछ ऐसे दोगे तो मतलब वो उसके साथ हाँ नहीं वो मतलब रिस्पांस करते हैं, लेकिन अगर आप उसको वापस छोड़ोगे तो वापस अपने हालत में चले जाएंगे। ठीक है, और ये जब आप उसको कोई भी स्टिमुलेट देते हैं इट्स विल बी रिस्पांस ऑन द बेस ऑफ द स्टिमुलेशन। अगर लेकिन जो कॉमा है उसमें आप उसको जितना भी आप उसको स्टिमुलेट करें, स्टिमुलेशन आप दे दे, कोई भी स्टिमुलाई को वो रिस्पांस नहीं करेंगे, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है कॉमा। ठीक है, फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि 15-20 साल के लिए भी कॉमा में चले जाते हैं, एट द एंड फिर वो उठ जाते हैं। ठीक है जी, क्या हुआ कॉमा? देख ये डिपेंड करते हैं ना कि आपके ब्रेन के कौन से पार्ट ज्यादा डैमेज है। ठीक है, कौन से एरिया, मतलब आपके कुछ एरिया ऐसे अगर मेमोरी सिर्फ उसमें डैमेज, मेमोरी एरिया डैमेज है तो बाकी तो आप कॉन्शियस होंगे लेकिन आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके मतलब डिसीजन मेकिंग वाला जो पोर्शन है अगर वो डैमेज है तो ये डिपेंड करते हैं आपके ब्रेन के उस पार्ट पे। पोस्चर एंड मोटर बिहेवियर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ड्रेस, ग्रूमिंग, ये सारी किस चीज में आते हैं? अपीयरेंस एंड लिवर कॉन्शियस में। ठीक है, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन, अगर कोई इंडिविजुअल है जो वेल ड्रेस्ड है तो ये नॉर्मल है ना, अगर हाइजीनिक कंडीशन उसका सही है तो नॉर्मल है ना। ठीक है, ग्रूमिंग अपने आप का मतलब तैयार करना, जिस तरह आजकल करते हैं ना लोग, जो हाँ आजकल जो करते हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देना, अगर दुखी हुई कहानी हो तो उसको उस हिसाब से हाँ। ठीक है, मैनर इफेक्ट रिलेशनशिप इन अ पर्सन आते हैं, लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन, लोगों के साथ के आपके रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ कि किस तरह के आप लोग जो है आपको इशारे करते हैं, उससे पता चलता है कि मतलब किस टाइप के। ठीक है, हाँ स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज में क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पीडली जल्दी जल्दी बातें करते हैं जैसे नॉर्मल, कुछ लोग स्लोली बातें करते हैं, क्वालिटी क्लियर है नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने चेक करने। रेट जिस तरह हमने बता दिया, लाउडनेस, वॉल्यूम। ठीक है, कुछ लोग ऐसी चुपकी चुपकी बातें करेंगे ना, आप कहेंगे अपने आप से बातें करें, वो आपसे बातें करेंगे। कुछ लोग इतने जोर से बोलते हैं ना जैसे पता नहीं आपसे बात नहीं कर रहा, जैसे आपके हमसाये से बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है? आर्टिकुलेशंस ऑफ द वर्ड, दिस एरिथमिया या एपेशिया। एपेशिया का मतलब क्या है? दिस एरिथमिया मीन्स जब आप बात करते हो ना और उसमें एक रिदम ना हो। ठीक है, इधर उधर एक टॉपिक से टॉपिक जब चेंज करते हो तो अलग टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे। और एपेशिया का मतलब यह है कि ना आप स्पीच नहीं, म्यूटिज्म की तरफ आप जाते हो। ठीक है, और क्या है? फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में क्या है? ठीक है, फ्लुएंसी मतलब कितनी फ्लुएंटली आप बात करते हो। ठीक है, स्ट्रेमिंग है या हेजिटेंसी है या फिर फेसिस है, ज्यादा बातें करना। ठीक है, मूड में क्या चेक करते हैं? क्या है? यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या है? खुशी। ठीक है, हाँ एनी टाइम बस खुश खुश रहता है। किसी के मतलब पोतगी में भी वो आपको खुश नजर आएगा। ठीक है, तो मूड में क्या? या एंग्री, बहुत आप एनी टाइम आप देख लो ना एग्रेसिव मूड में आपको नजर आएगा। टेंस, हर टाइम बस टेंस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। एबिलिटी टू रिलैक्स। ठीक है, और इफेक्ट, इफेक्ट को अच्छा असेसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम किस तरह असेस कर सकते हैं? हाँ, दो चीजों से, एक AVPU। इसमें हम क्या देखते हैं? ए का मतलब क्या है?
अलर्ट, ठीक है। और एक हम GCS, GCS जो है ना, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है। ये जो है ना AVPU, ये इतने कॉमनली यूज नहीं होते क्लिनिकल साइड पे। सबसे कॉमनली कौन क्या यूज होता है? GCS, सही है। अब AVPU का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ठीक है, अलर्ट है, मतलब नॉर्मली सिचुएशन में अलर्ट है। वी का मतलब क्या है? कि वर्बल स्टिमुलाई, मतलब अलर्ट नहीं है, लेकिन जैसे आप उसको नेम दे देते हो मजीद, तो वो आपकी तरफ देख लेता है, ठीक है। वर्बल स्टिमुलाई से आपको रिस्पांस देना, नॉर्मली अलर्ट नहीं है, लेकिन जैसे आप वर्बली उसको पुकारते हो तो वो आपको रिस्पांस दे देते हैं, ठीक है। पी का मतलब क्या है? पेनफुल स्टिमुलाई। आप उसको नाम भी बता रहे हो मजीद मजीद, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन जैसे आप उसको पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं ना, तो वो अपने आन की खोल देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पी। यू का मतलब है ऑन रिस्पांस, मतलब चाहे आप उसको वर्बल स्टिमुलाई दे, चाहे आप उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे, चाहे आप उसको कंधे पे उठाए कि बाहर लेकर जाए, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस रहेगा, ठीक है। तो ये है AVPU। अच्छा, GCS, दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग। GCS को किस तरह हम याद करें? ये बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग वाली टॉपिक है। GCS में कितने कंपोनेंट है? कौन कौन से हैं? आई, मोटर और वर्बल, ये है, ये 3 कंपोनेंट है ना। अच्छा, इसको याद करने का आसान फार्मूला ये है ना, कि आपने देखा होगा कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक लड़ाई चल रही थी वोटिंग के ऊपर, ठीक है। इमरान खान कह रहे थे कि हम एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है AVM, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, और इसके थ्रू हम वोटिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वही न्यूज़ सुने हैं तो इससे आप याद कर सकते हैं। ई का मतलब क्या है? आई। वी का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? मोटर, ठीक है। तो EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। आप देख, ये टोटल कितने वर्ड हैं? 3 है, 3 है ना। 3 के बाद कौन सा हिस्सा है? 4 के साथ एक ऐड करें, 5 के साथ एक ऐड करें, 6, ठीक है। तो आई में हम 4 कंपोनेंट नंबर देंगे टोटल, वी में हम 5 नंबर देंगे, और एम में हम 6 नंबर देंगे। सो EVM 4 5 6, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, सही है, क्लियर। अच्छा देख, सबसे क्या है, पहले क्या है? आई रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक में ई का मतलब क्या था? आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। ये टोटल कितने हैं? 4। मैंने आपको कहा था ना कि 3 तो ये हैं, 4 नंबर पे ये, और फिर एक एक ऐड किया करें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? मोटर रेस्पॉन्स है। मोटर कितने हैं टोटल? 6, ठीक है, मोटर। और वर्बल कितने हैं? 5। तो ये जो फार्मूला है इसमें सारी फिट हो रहा है, ठीक है। आप उसको याद करें तो आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, आई ओपनिंग में क्या है? अगर स्पॉन्टेनियसली वो अपनी आईज को ओपन कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली जिस तरह आप लोग कर रहे हो ना, आप क्या के ओपन है ना, इसको हम कितने मार्क्स देंगे? 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। अगर कोई जो है ना नॉर्मली ओपनिंग नहीं है, लेकिन जैसे आप उसको वर्बल, जिस तरह हमने स्पीच, आप उसको पुकारते हो नेम से, तो वो अपने अपने आंखें खोल देते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, अक्सर ये हो जाते हैं फिल्मों में, जब वो उसके पास चले जाते हैं, चला जाता है, उसको वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन जैसे वो उसको आवाज़ देते हैं, वो बिल्कुल स्टाइल से वो अपनी आंखें खोल के उसकी तरफ देख लेते हैं, ऐसा ही है ना। फिर वो हाँ और भी रिस्पांस कम हो जाते हैं, फिर उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, पेन देते हैं, उठो उठो, फिर भी नहीं उठ रहा, ठीक है। तो वो सारी कहानी यहाँ पे फिट हो रही है। अगर स्पीच से वो आपको रिस्पांस दे रही है तो हम उसको कितने मार्क्स देंगे? 3। अगर स्पीच से भी रिस्पांस नहीं दे रहे तो फिर आप क्या करोगे? पेनफुल स्टिमुलाई। अगर पेनफुल स्टिमुलाई से रिस्पांस दे रहे तो कितने मार्क्स दोगे? 2। अगर नो रिस्पांसनेस, रिस्पांस ही नहीं दे रहा,
तो आप उसको कितने दोगे? 1। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, आ जाए मोटर उसमें रेस्पॉन्स में। अगर उबे वर्बल कमांड, तो ये क्या होंगे? अगर वर्बल कमांड ये है कि मैं आपको कहता हूं अपना हाथ ऊपर करें, आप ऊपर करते हो। मैं कहता हूं स्टैंड अप, आप उठते हो। मैं कहता हूं सिट डाउन, आप बैठ जाते हो। दिस इज ओबे वर्बल कमांड्स। अगर ये आप कर रहे हो तो इसका मतलब कितने मार्क्स उसको देंगे हम? 6 मार्क्स देंगे। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम कहते हैं ना, राइट हैंड को ऊपर करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर करें, चलो ये आपकी जो लेग्स है उसको, ये सारी चीजें हम उसको बता देते हैं। अगर अगर ओबे वर्बल कमांड्स नहीं है तो लोकलाइज पेन। अगर जैसे आप उसको पेन देते हो ना तो उसको रिस्पांस देते हैं। अब रिस्पांस कौन सी टाइप की देते हैं अब मैं आपको बता देता हूं। अगर फ्लेक्शन है, विड्रॉवल, जब आप उसको पेन देते हो ना, वो आप अपनी तरफ खींच लेते हैं, हाथ फ्लेक्स करते हैं, तो इसको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। अगर फ्लेक्स करते हैं, जैसे आप उस एरिया को पेंच करते हो ना, वो विड्रॉ करते हैं, आपसे खींच लेते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो उसको कितने 4 नंबर मिलेंगे। अगर पेन के साथ वो क्या कर रहे हैं? फ्लेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एबनॉर्मल। क्या कर रहे हैं? एबनॉर्मल। तो हम कितने नंबर देंगे उसको? 3। अगर एक्सटेंशन, मतलब जैसे आप उसको पेन करते हो ना तो हाथ को विड्रॉ नहीं करते, एक्सटेंड करते हैं, तो हम उसको कितने नंबर देंगे? 2। अगर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है तो कितने नंबर देंगे? 1। ठीक है। इसके अलावा वर्बल में हम अगर ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड मतलब 3/3 का मतलब क्या है? प्लेस, पर्सन एंड टाइम। अगर इन तीनों को ओरिएंटेड है कि क्या, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, टाइम क्या हो रहा है, सो दैट्स मीन ओरिएंटेड। लेकिन अगर मतलब कंफ्यूज है, कंफ्यूज का मतलब क्या है कि कभी कहता है कि ये तो रात है, कभी नहीं मैं तो अभी घर पे हूँ, वो हॉस्पिटल में होगा। एट्स मीन ऐसे कंफ्यूज। तो कितने नंबर दोगे आप? 4। अगर स्पीच उसकी क्या है? इनएक्यूरेट स्पीच है। इनएक्यूरेट स्पीच का मतलब यह है ना कि अजीब गरीब बातें करेंगे, आपको खुद समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो कितने नंबर दोगे? और इनकम्प्रेहेंसिव स्पीच का मतलब क्या है? जिस तरह वो नहीं करते, हम कहते हैं पर्याप्त कई, ठीक है, वो इस टाइप के, मतलब पता ही नहीं रहे क्या कह रहे हैं। सही है। और अगर नो रेस्पॉन्स है तो कितने मार्क्स है? 1। तो अगर किसी की जीसीएस 3 है तो उस मतलब उसकी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डेड, एक्सपायर। तो एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि 3 व 15 का मतलब क्या है? कि द पेशेंट विल बी, या द पेशेंट हैव बीन एक्सपायर्ड। ठीक है, कि पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। तो जीसीएस 0 नहीं हो सकता। जीसीएस मिनिमम कितने हैं? 3 है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना जिसको क्या लगा होता है पता है? ट्रैकोस्टमी। तो इसके जीसीएस हम कितने में मार्क करेंगे? इसकी जीसीएस हम कितने में मार्क करेंगे? वर्बल कितने हैं? 5 निकाल दे उसमें, सो इसकी जीसीएस 10 काउंट होगा। 8 व 10 होगा, 8 व 15 नहीं होगा। सही है, क्योंकि वर्बल हम उससे फिर हटाएंगे, तो ये एमसीक्यूज में आते हैं। सही है, क्लियर। अच्छा, अब थॉट एंड परसेप्शन को हम किस तरह चेक कर सकते हैं? देखो गोरे बोट, थॉट एंड परसेप्शन को हम किस तरह चेक कर सकते हैं जी? एक थॉट प्रोसेस, लॉजिक हम उसमें देखते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये लॉजिक के साथ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। कोहेरेंस का मतलब यह है कि एक दूसरे से लिंक बराबर है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक टॉपिक शुरू किया नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम से आप रेस्पिरेटरी पे जा रहे हैं और रेस्पिरेटरी से आप डाइजेस्टिव पे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। रेवेलेंस, जो बात आप कर रहे हैं क्या वो सिचुएशन के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, रेवेलेंस है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे से आप बात कर रहे हो या नहीं। स्पीच, ठीक है, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द लॉजिकल गोल्स। फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब क्या है? एक आइडिया से डायरेक्टली दूसरे आइडिया पे स्विच होना।
सही है, दिस इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडिया। एक ही आइडिया, एक ही उस पर फोकस नहीं करना। और क्या है, न्यूलिजिज्म का मतलब क्या है, न्यू वर्ड इसमें बना लेते हैं जो डिक्शनरी में भी नहीं होता। जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है बकेड़ा, बकेड़ा में जोड़ा हुआ, दिस इज द न्यूलिजिज्म ऑफ द सर हुसैन। ठीक है, ये वो डेली बेस पे न्यू न्यू अल्फाज बनाते थे। ठीक है, सो दिस इज द ब्लॉक इन, जी बाण हो जाते हैं ना इसमें तो कोई, हाँ इकुलेलिया, एकुलेलिया, एकोप्रेक्सिया एकुलेलिया स्पीच नहीं कर सके, कर सकते हैं। हाँ, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। मैंने एक देखा था, एक पेशेंट को, फीमेल पेशेंट थी, जब वो नमाज पढ़ती थी ना तो सुबहाना 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 कल्लाहुम्मा, फिर जो है ना वापस सुबहाना पे आ जाते थे। ठीक है, तो ईकू का मतलब क्या है, हम कहते हैं ना ये ईकू प्लेस है, या इस रूम में बहुत ज्यादा ईकू है। ईकू क्या है, ठीक है, हाँ बार बार वही चीज आना। अच्छा, क्लेंजिंग का मतलब क्या है, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड सर, maybe due to mental retardation, हाँ yes sir, रिंगिंग साउंड, नहीं तो मतलब करते हैं या परसीव करते हैं, क्या है, हाँ करते हैं ऐसे, चलो speaking the ringing, नहीं perceive, सही है। टाट कंटेंट में क्या क्या है, कंपल्शन है, ओबेशन है। कंपल्शन ओबेशन को जानते हो ना, ओसीडी एक बीमारी भी है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें दो बात होते हैं ना, ओसीडी में क्या है, ओबेसिव होते हैं और कंपल्सिव होते हैं। देखा है कभी, yes sir, क्या है, कंपल्शन असल में एक चीज पर मजबूर करना, और ओबेशन मतलब एक चीज के साथ बड़े मतलब एक किस्म के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की थ्रू ऐसा। नहीं मीनिंग तो आपकी सही है, लेकिन ये ऐसा है ना, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों को, कि जब वो नहाते हैं ना तो 2 घंटे में नहीं नहा सकता। क्यों, एक बार जो है ना अपने आप को साफ कर रहे, फिर दोबारा। ठीक है, जब हाथ धोते हैं ना तो तकरीबन सारे पानी हाथ में वो कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में वो सोते हैं ना, देखते यार डोर क्लोज है या नहीं है, वो चले जाएंगे देख लेंगे, हाँ क्लोज है, वापस आएंगे 2 मिनट बाद, यार डोर क्लोज है या नहीं है, दोबारा जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के लोग। या लेटे होंगे ना, यार ये जो जूते पड़े हैं ना ये सही नहीं है, ये जूता उस तरफ होना चाहिए थे, ये जूता उस तरफ होना चाहिए थे, एक ऑर्डरिंग दे देते हैं उसको, हर चीज को जो है ना बार बार, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पैरानाइड टाइप पर्सनालिटी होता है उसको, बहुत ज्यादा शकी टाइप का इंसान होता है, चीज़ों को बार बार रिपीट करके देना। ओसीडी में ये भी होता है, दिस इज द मेन, तो उसमें कंपल्सिव ओबेसिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे हाथ भी मिलाएंगे ना, फिर जाके वो 10 घंटे उसको धोएंगे कि सारी जरासीम तो मेरे हाथ पे आ चुकी है। ठीक है हमारे वहाँ पे है मैदान में एक बहुत बड़ी फैमिली है ऐसी कि वो किसी से हाथ भी नहीं मिलाती। ठीक है, कपड़े जब आप उसकी करीब से गुजरते हैं ना और टच करते हैं, फिर वो कपड़े किसी काम का है नहीं। सही है, ये सबसे मेरे ख्याल में फजूल बीमारी इसलिए है कि इंटरेक्शन को लिमिटेड करते हैं फिर। ठीक है, कहाँ पे थे हम, डिलूजन। अच्छा, डिलूजन क्या है, एक चीज परसीव करना, वो तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन हो गया ना। जब परसेप्शन डिसऑर्डर होंगे तो इल्यूजन या हेलुसिनेशन होंगे। डिलूजन है दिस इज थॉट डिसऑर्डर, इसमें फॉल्स बिलीफ होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्स बिलीफ। कहते हैं ना कि मेरे अगर ये जो लेफ्ट आइस है ना, ये जब ब्लैंकिंग करता है ना, कुछ ना कुछ गलत होता है। सो दिस इज डिलूजन। ठीक है, या कहते हैं ना कि आज मैंने ब्लैक कैट को देख लिया है, जरूर कुछ गलत होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिलूजन, मतलब आपकी फॉल्स बिलीफ, लेकिन इट्स रिलेटेड टू योर थॉट नॉट योर परसेप्शन।
Yes, sir. ठीक है, अगर थर्ड डिसऑर्डर है, फॉल्स बिलीफ है, तो इट विल बी डिल्यूजन में बहुत टाइप्स है। एक टाइप है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोस। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोस में क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये सारे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो सारे मेरी बरकत से हो रही है, ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो रही है, आई एम द वन, जो सारी ये चीजें होती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिल्यूजन। एंजाइटी तो आप जानते हैं। फोबिया, फोबिया फियर होते हैं, बट दिस इज द इर्रेशनल फियर। इर्रेशनल, आपने देखा होगा कि कुछ लोग आसमानी जो बिजली होते हैं उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, स्ट्रॉम तूफान से बहुत ज्यादा डरते हैं, कुछ लोग हाइट से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं, कुछ लोग स्टेज पे आने से डरते हैं। ठीक है, तो ये सारे फोबिया है। फोबिया इज इर्रेशनल फियर। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट दिस इज अ डिजीज। और फोबिया के फिर बहुत ज्यादा, कुछ लोग जहाज में सफर करने से डरते हैं, कुछ लोग जो है ना ऊपर फ्लोर पे नहीं जा सकते, कुछ लोग दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। ठीक है, हाइट से उसको एलर्जी होते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी नहीं, फियर, कुछ लोगों को क्राउड से होते हैं, पब्लिक प्लेस से, पब्लिक प्लेस में वो नहीं जा सकते। सो दिस इज फोबिया। क्लियर? और क्या है? परसेप्शन में इल्यूजन है और हेलुसिनेशन है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मेंटल हेल्थ पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. अच्छा है। अच्छा, वो अलग सब्जेक्ट है ना, इसलिए इल्यूजन और हेलुसिनेशन, दिस इज अ परसेप्शन डिसऑर्डर। ये क्या है? परसेप्शन डिसऑर्डर का मतलब क्या है? व्हेन यू परसीव समथिंग थ्रू योर सेंसेस, आप उसको गलत परसीव कर रहे हो, दिस इज परसेप्शन। अब दो टाइप के परसेप्शन हो सकते हैं, एक है इल्यूजन, एक है हेलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब यह है कि कोई स्टिमुलाई मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप उस ऑब्जेक्ट को सही परसीव नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, रस्सी पड़ी हुई है, आप कह रहे क्या है? स्नेक है, सांप है। ठीक है, यहाँ पे चेयर है, आप कह रहे देख मैडम तो वहां पे बैठी हुई है। ठीक है, मतलब आप उसको सही परसीव नहीं कर रहे। क्लियर? तो लेकिन इल्यूजन में ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप सही तरीके से परसीव नहीं कर रहे, उसको कहते हैं इल्यूजन। हेलुसिनेशन जिन्नात नहीं होते, ये बेस्ट एग्जांपल है। हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आप उसको परसीव कर रहे हो। वो देखो ना, वो देख 5 लोग आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे लेकर जा रहे हैं, देखिए मुझे आवाज ही दे रहे हैं, मेरे नाम पुकार रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्नात में यही होता है ना, देखो मेरी तरफ देख रहा है, वो मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं होता। तो अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और आप उसको परसीव कर रहे हो, सो दिस इज हेलुसिनेशन। अगर आप मौजूद है लेकिन आप उसको सही परसीव नहीं कर पा रहे हो, तो इल्यूजन। क्लियर? तो ये डिसऑर्डर है, परसेप्शन डिसऑर्डर है। इनसाइट में कौन से हो सकते हैं? टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सेंस नहीं बनता इसमें, सही है, सेंसलेस होता है। जजमेंट क्या है? द एबिलिटी टू मेक कंसिडर डिसीजन। आपके पास दो ऑप्शन हैं, जिस तरह हमने वाजिद को इनिशियल स्टेज पे 2 ऑप्शन दे दी, क्लास को बिरयानी खिलाओ या प्रेजेंटेशन कर लो। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसने सही तरीके से जजमेंट नहीं ली। सही है, उसने बस रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट वीक करूंगा। जजमेंटल में आप उसको 2 सिचुएशन दे दो, ये सिचुएशन है, इसमें से एक सिचुएशन आप सेलेक्ट कर लो, फिर देख लो कि वो कौन सा, वो जजमेंटल एबिलिटी उसमें कितने हैं। आपको पता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उसको भी फिरौन की तरफ से ये उसका जो जजमेंट है ये चेक किया गया था। उस टाइम उसको 2 ऑप्शन दी गई थी, और उसका मतलब क्या था कि अगर वो सही जज करे, सो देन वो उसका किलिंग का वो था। हाँ बिल्कुल। तो मतलब जजमेंट में आप हमेशा उसको ऑप्शन दोगे, इन दोनों में से एक आपने चूज करना है। ठीक है, अगर वो सही ऑप्शन चूज कर ले, सही ऑप्शन का मतलब ये है कि मतलब जो सिचुएशनल लिहाज से वो एक्सेप्टेबल हो, तो आप कहते हैं कि हाँ उसकी जजमेंट सही है। सही है। अच्छा, कॉग्निटिव फंक्शन में हम क्या चेक करते हैं? मेमोरी, ठीक है, इंफॉर्मेशंस, वोकेबलरी, ओरिएंटेशन, टाइम प्लेस एंड पर्सन, और अटेंशन। सही है। अब डिजिट स्पेन का मतलब क्या है? ये मैंने आपको बता दिया था अभी।
हाँ ऐसा हाँ वैसे नंबर देने कि हाँ आपने ये करना है और फिर ठीक है। ये डिजिट स्पेन का मतलब ये है ना, आप उसको एक डिजिट स्पेन दे रहे हो ना गैप। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 5, आप जो है 100 से स्टार्ट करें और 100 से 5 को आप क्या करें, आप उसको उससे माइनस करें। तो आप क्या कहोगे, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0। मतलब मेरा सही है। सही है। तो इसमें ये है ना कि आप डिजिट पेन से उसको चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, नंबर से। अच्छा, एक है स्पेलिंग से, वर्ड्स की स्पेलिंग आप मुझे बता रहे, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आप मुझसे पूछे, मेरा स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा वीक है, तो कुछ लोग उसको गलत पढ़ लेते हैं, तो फिर मतलब इस तरह आप उसको असेस नहीं कर सकते। अगर वर्ड की स्पेलिंग में WORD की बजाय अगर LD लिख दो, तो मतलब ये तो नहीं है कि आपका मेंटल प्रॉब्लम हाँ, यस, ठीक है। मेमोरी में हम रिमोट मेमोरी, रेसेंट मेमोरी और न्यू। देख, रिमोट मेमोरी का मतलब क्या है? इंक्वायर अबाउट रिमोट, रिमोट दूर से। रिमोट का काम क्या है? ये रिमोट है ना मेरे हेड, ये मैं बहुत दूर से जो है ना ये कर सकता हूं, और रिसेंटली बिल्कुल करीब से, ठीक है। तो रिमोट का मतलब वो मेमोरी जो बहुत पुराना मेमोरी हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या चेक करते हो? आपकी बर्थडे मुझे बता रहे, Yes, sir. ठीक है, कि आपकी बर्थडे क्या है, क्या है आपकी बर्थडे? My birthday, yes, sir, October 2004. अक्टूबर मीन्स विच? Which October, sir? 22, yeah, 26. अच्छा, तो ये कल या परसों आपकी बर्थडे थी, And the documentation, sir. तो आपने तो नहीं मनाई? My documentation is that, but I'm not celebrating because, you know, Islamically, that's not well. तो We फिर have लोग to decide for our ईद उल मिलाद नबी क्यों मनाते हैं? yeah, then I'm celebrating that. ठीक है। तो मतलब रिमोट मेमोरी आपने क्या पूछना है? बर्थडे के बारे में आपने पूछना है, बर्थडे एनिवर्सरी उसकी क्या है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपकी क्या है, आपकी NIC नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप जब आपको वैक्सीन लगी थी उस कार्ड नंबर क्या है। तो ये पुरानी, मतलब पुरानी बातें, ये तो मुझे भी याद नहीं, आप मुझसे पूछोगे तो, ठीक है। रेसेंट मेमोरी में आपने क्या पूछना है? अच्छा, सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, Yes, sir. ठीक है। जब आप आ रहे थे तो आपसे रास्ते में कौन मिला था, पहला क्लास, इससे पहले किसने क्लास लिया था या लिए थे, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये रेसेंट मेमोरी है, सही है, समझ में आ रही है ना। द इवेंट ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल, व्हेट डिड यू ईट इन द लंच टुडे। Yes, sir. न्यू लर्निंग एबिलिटी, न्यू लर्निंग एबिलिटी हम उसको एक टॉपिक दे रहे थे, ठीक है। हम और उसको हम कहते हैं आप उसको याद करें, रिपीट करें, फिर हम उससे पूछा, अच्छा मुझे वापस बता दें आया उसमें न्यू लर्निंग एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं गिव द पेशेंट 3 or 4 वर्ड सच एज 83, वाटर, स्ट्रेट एंड ब्लू, ठीक है। हाँ, चलो सही है, वाटर, स्ट्रेट एंड ब्लू। फिर आपने उस 4 ऑप्शन आपने उसको दे दी, फिर आप बाद में उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा मुझे बता दें कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, ठीक है। अगर उसकी लर्निंग एबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है तो वो चारों आपको बता देंगे, थोड़ी वीक है तो 3 बता देंगे, हाफ है तो 2 बताएंगे, 1 और इसी तरह, ठीक है। Yes, sir. ये कहते आफ्टर अबाउट 3 to 5 मिनट आस्क द पेशेंट टू रिपीट द वर्ड्स। जो 4 वर्ड आपने बताए थे उसको 3 to 5 मिनट्स आप उसको दे दें, फिर इसके बाद आप उससे दोबारा पूछ लें। क्लियर? हायर कॉग्निटिव, इस स्लाइड में भी आपका एक क्वेश्चन हल हो गया है। हायर कॉग्निटिव फंक्शन कौन से है, ठीक है। हम किस तरह इंफॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी, ये हाई कॉग्निटिव है, हर किसी से हम नहीं बोलते, ठीक है। और ये क्या है? द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, द नेम ऑफ द लास्ट 4 or 5 प्रेसिडेंट, ठीक है। द नेम ऑफ द लार्ज सिटीज एंड द कंट्री, कैलकुलेटिंग एबिलिटी, व्हाट इज 4 + 3, व्हाट इज 15 × 12, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रूव वर्ब हम उसको देते हैं, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह ये है
ठीक है, स्टेज एंड टाइम सेव 9, ठीक है, एप्पल अनाडे कीप डॉक्टर आवे, इस टाइप के प्रोवर्ब हम उसको देते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए। सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? ऑरेंज एंड एप्पल हम उसको देते हैं, दोनों सिमिलर है ना, एक जैसी बनी हुई है, ठीक है। कैट एंड मॉस, ठीक है, ये मुख्तलिफ। और क्या है? कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी, कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी में क्या है? हम जो है अक्सर बच्चे भी गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जो एक खिलौना आता है जिसको आप उसको मतलब डिरेंज करते हैं, फिर आप देते हैं कि उसको वापस अपने अपनी एरिया पे उसको जोड़ लें, ठीक है। या मोबाइल से आप बैटरी और ये सारी चीज़ निकाल दे, आप उसको दे दें कि आप उसको दोबारा कर लें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड, उसमें कंस्ट्रक्शन की मेमोरीज कैसे है उसके, ठीक है। लेकिन ये हाई कॉग्निटिव है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रीनल नर्व्स की। तो क्रीनल नर्व्स कितने हैं? 12 हैं। कौन कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ऑक्लोमोटर है, टॉपलर है, ट्राइजेमिनल है, एबडिसेंस है, फेशियल है, अकोस्टिक या ऑडिटरी है, ग्लेसोपेरेंजियल है, वेगस है, स्पाइनल एसेसरी है और हाइपोग्लेसिया है। और ये जो लिखा है ना, एस एस एम 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 एस, ये सेंसरी है, मोटर है, मोटर सेंसरी है, ठीक है। इस तरह ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब इस याद करने का मुख्तलिफ फार्मूले हैं, मुख्तलिफ फार्मूले से लोग इसको याद करते हैं।